नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे, जहां पर आपको सीटेट और टेट का स्पेशल क्लास चलाया जाता है और वो भी पूरे अच्छे तरीके से और पूरे थ्योरी को अच्छे से समझाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसका पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल शिक्षा और शिक्षा शास्त्र के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक 9 है, यानी कि 9 नंबर सिलेबस का 23 सिलेबस जो टॉपिक है ना, सिलेबस के 23 टॉपिक, उसका ये टॉपिक नंबर 9 है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाषा और चिंतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषा को पढ़ते हैं और भाषा से संबंधित सभी बातों की जानकारी हासिल करेंगे, फिर चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भाषा क्या है। तो कहेंगे कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब भाषा के द्वारा ही हम अपने अंदर की फीलिंग्स को, हम अपने अंदर की भावों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा के द्वारा हम विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। अगर हमारे मन में कोई बात है और वो बात किसी और से कहना है, तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास भावों को, विचारों को, संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा रूपी माध्यम होता है। मतलब मनुष्य जो है अगर पशुओं से श्रेष्ठ है, पशुओं से अच्छा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो है भाषा। क्योंकि भाषा से ही हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने विचार, हम अपने संवेगों को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। दूसरा है बालकों में भाषा का विकास। भाषा सीखना, यह बोलना एक कौशल है। मतलब भाषा क्या है? भाषा सीखना और बोलना जो है एक कौशल है, एक प्रकार का क्वालिटी है। भाषा के द्वारा भाव को व्यक्त करना भी एक कौशल है। यह बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? बालक के जन्म के बाद से ही बालक जो है भाषा सीखना शुरू कर देता है। तीसरा टॉपिक है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। 1 नंबर, इस अवस्था में बालक ध्वनि युक्त शब्दों को बोलने एवं समझने के लिए स्वयं को तैयार करता है। यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है, स्टार्टिंग में जब वो बच्चा जन्म लेगा, भाषा सीखता है, तो वो ध्वनि युक्त शब्दों को बोलता है। मतलब कि उसके आसपास जो लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को वो सीखने का पहले प्रयास करता है और उसी को समझ करके वो बोलने का प्रयास करता है। दूसरा है, इस अवस्था में बालक रोकर, चिल्लाकर अपने भावों को व्यक्त करता है। क्योंकि वो तो जो नवजात शिशु है वो बोल नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है, अगर उसको कोई बात कहना है तो वो रोने लगता है। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी बात होगा, जैसे उसको अगर लैट्रिन पेशाब किया है तो उसके लिए, अगर उसको दूध पीना है उसके लिए, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अगर संवेग उसके अंदर पैदा होगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा और उस तरह अपने भावों को व्यक्त करेगा। तीसरा है, यह ध्वनियाँ स्वाभाविक होती है, इन्हें वह सीखता नहीं है। और जो रोता चिल्लाता है ना, वो सीखता नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो सबके अंदर होता है। जन्मजात सारे बच्चों में ये गुण पाया जाता है कि जन्म से ही वे चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। 4 नंबर है कि बालकों को इशारों की भाषा, हाव भाव भी समझ में आने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे तो वो इशारों की भाषा समझता है। जैसे नहीं होता है कि बाबू को हम लोग अगर खिलाते हैं किसी बच्चे को, तो आदमी क्या करता है, ओ ले 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 ले, और ले, तो क्या होता है, उस चीज़ को समझता है कि मेरे लिए इस तरह बात किया जा रहा है। हाव भाव मतलब जो भी उसके साथ हम जिस तरह व्यवहार करते हैं, उस समझने लगता है हर चीज़ को। 5वां है, इस अवस्था में बालक एक दो स्वर व्यंजनों की ध्वनियाँ निकालकर अपने हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो नवजात शिशु होते हैं 2-4 महीने के, तो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ आवाज़, कुछ कुछ शब्द, मतलब ऐसे निकालते हैं जो मतलब उससे वे अपने बात को कहना चाहते हैं। जैसे उल्लू, मैं, ऐसे कर, मतलब कुछ कुछ वर्ड वो बोलते हैं। भले ही हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन वो बोलते हैं। अब है भाषा का महत्व का वर्णन करें, कि मतलब भाषा का क्या महत्व है। तो पहला महत्व ये है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भाषा को माध्यम बनाया जाता है।
अगर हम अपनी इच्छा और आवश्यकताओं में संपूर्ण चाहते हैं, उसमें संतुष्टि चाहते हैं, तो हमें भाषा का उसके लिए हमें भाषा को माध्यम बनाना पड़ता है। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को भाषा के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करता है, तथा दूसरा व्यक्ति तत्काल पहले व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाधान करने का प्रयास करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप किसी से कोई बात कहते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए वो व्यक्ति आपसे भी कुछ कहता है, उसके लिए वह भी भाषा का ही प्रयोग करता है। तो दोनों तरफ से किसका प्रयोग किया जा रहा है? भाषा का ही। तो हम अपनी इच्छा, आवश्यकता, भावना अगर किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो भाषा चाहिए। दूसरा है, बालक अभिभावकों से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करके भाषा के माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं अभी गार्जियन से, अपने टीचर से कोई सवाल पूछ करके कोई समस्या बताते हैं, तो वो भी कोई ना कोई भाषा से ही ना बताते हैं, और उसी भाषा के माध्यम से वे अपने गार्जियन, अपने टीचर को अपने तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और टीचर और अभिभावक उसकी ओर ध्यान देते हैं। तीसरा है कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। मतलब कि आपकी भाषा क्या है, उस भाषा से और उस भाषा के वजन से ही समाज में आपकी एक छवि बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं, हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, तो ये भी भाषा हो गया। हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो ये भी भाषा हो गया। और इसमें अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं, तो वो भी भाषा हो गया। हर भाषा के अनुसार ही व्यक्ति का समाज में एक भूमिका होता है। अगला है कि दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा को माध्यम बनाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना है, तो वो भी कौन क्या है? एक भाषा है। अगर भाषा से आप चाहें तो उसको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बोला कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी हम लोग बहुत कम जानते हैं। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति अंग्रेजी में 2-4 लाइन बोले, तो क्या होता है? उस व्यक्ति का प्रभाव हम पे बहुत अधिक पड़ता है, और ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा और सभ्य है। तो भाषा का असर व्यक्ति पर पड़ता है, और भाषा से व्यक्ति प्रभावित भी होता है। अब आइए हम जानते हैं कि किस उम्र में बच्चा कौन कितना शब्द सीखता है, कितने शब्दों को वो जान जाता है। तो एक तरफ बना है बालक की आयु, और दूसरी तरफ है शब्द भंडार। तो जन्म से 8 माह तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है और 8 महीने का जब वो होता है, तो उसके पास एक भी शब्द भंडार नहीं होते। मतलब वो जीरो शब्द भंडार होता है, कुछ भी अभी सीखा नहीं रहता है। लेकिन जब वही बच्चा 9 से 12 महीने के बीच का होता है, तो उसके पास 3 से 4 शब्द आ जाते हैं, वो जान जाता है। जैसे कि सब कोई जानता है कि सबसे पहले बच्चा जो है वर्ड का यूज करता है वो है माँ। वो ज़्यादा मतलब अपनी माँ को ही पहले स्टार्टिंग करता है ज़्यादातर बच्चा। जब 1.5 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष का अर्थ हुआ 18 महीना, तो उसके पास 10 से 12 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा कि 1.5 वर्ष तक वो कितना शब्द सीख जाता है, 9 से 12 महीने के बीच कितना शब्द वो जान जाता है। उसी तरह जब वो 2 वर्ष का हो जाएगा तो 272 शब्द लगभग जान जाता है। फिर 2.5 वर्ष तक, यानी कि 2.5 वर्ष का अर्थ हुआ 30 महीने में 450 शब्द सीख जाता है। 3 वर्ष तक 1000 शब्द। यहाँ पे आप देखिए तेजी से, और शुरू में ही आपको बताया गया है कि बच्चों में जो विकास होता है शब्दों का, सबसे अधिक विकास उनको शैशव अवस्था में ही होता है, और वो जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच में। मतलब 3 वर्ष के होते होते वो 1000 शब्द जान जाएगा। अब आप कहेंगे 1000 शब्द तो कैसे जानेंगे? तो हम नहीं जानते। अरे हम लोग भी बहुत जानते हैं, बस ध्यान नहीं है। हम लोग बहुत जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्द है, अगर घर में बहुत सारे बर्तन है, जैसे चम्मच है, लोटा है, बर्तन, कोई थरिया है, मतलब तो ऐसे करके वो बहुत सारे वर्ड सीख जाता है, वो जान जाता है। तो 1000 शब्द लगभग 3 वर्ष के होते होते सीख जाता है। 3.5 वर्ष का होगा तो 1250 शब्द, उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है। उसके बाद 4 वर्ष का होगा तो 1600 शब्द, 5 वर्ष का होगा तो 2100 शब्द, 11 वर्ष तक वो 50,000 शब्द सीख जाता है। फिर 14 वर्ष तक 80,000 शब्द सीख जाएगा। 16 वर्ष से आगे जाएगा तो 1 लाख से अधिक शब्द वो सीख जाता है। यानी कि किशोरावस्था में जाते जाते लगभग लगभग वो 1 लाख शब्दों का ज्ञान रखता है। तो ये कुछ एज दिए हुए हैं कि उस एज के हिसाब से बच्चे कितने शब्द सीखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि भाषा विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। कि भाषा विकास की कौन कौन से सिद्धांत है और उन सिद्धांतों के अनुसार क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आता है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का अर्थ है कि भाषा और अवयवों, अवयव मतलब होता है कोई पदार्थ, एवं स्वरूप पर नियंत्रण होना।
मतलब अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कि आप परिपक्व हैं, इसका अर्थ है कि वो भाषा जो प्रयोग करता है वो ऐसे भाषा का प्रयोग करता है जो समाज में बुरा ना माना जाए। अवयव और स्वरूप और जो भी वो बातें करेगा, जो भी वो दिखाएगा, उसके नियंत्रण में होगा। जब स्वरों और भाषा पर नियंत्रण होता है, मतलब कि बोलने पर, भाषा पर अगर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाए तो अभिव्यक्ति भी उत्तम होती है। अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आप जो बात समाज में कहेंगे वो शानदार होगी, क्योंकि जब तक आपका बोलने का तरीका और भाषा अच्छा नहीं होगा तब तक आपको कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकता है। दूसरा है अनुबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले वस्तुओं के साथ साहचर्य स्थापित करता है तथा अभ्यास हो जाने पर वस्तु की स्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करता है। मतलब अनुबंध का सिद्धांत ये बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक है पहले वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित करेगा। साहचर्य स्थापित करने का अर्थ मतलब उसके साथ वो पूरी तरह से जुड़ जाएगा और जुड़ जाने के बाद से उससे संबंधित शब्द को वो सीखना शुरू करता है कि इसमें क्या क्या है। तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण मतलब होता है देखा देखी करना, मतलब किसी चीज को देखकर सीखना। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने परिवार तथा साथियों की भाषा का अनुकरण कर सीखता है। मतलब बच्चे क्या होते हैं कि घर में हम जिस प्रकार का माहौल रखेंगे, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चे भी वे उसी तरह का भाषा सीख जाते हैं। वे अपने दोस्तों के बीच जाएंगे, उनके दोस्त जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग करेंगे वो भी उसे सीख जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं बराबर कि अगर आप अपने घर में झगड़ा कीजिए, चाहे किसी घर में बराबर झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, तो बच्चा गाली गलौज बहुत जल्दी सीख जाता है। अगर वो अपने दोस्तों के बीच खेलता है और बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं तो वो बच्चा तेज़ी से गाली गलौज सीख लेता है। और लास्ट है चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोमस्की ने क्या बताया था भाषा के बारे में? तो बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर वाक्यों का निर्माण करना सीख लेते हैं। तो ये था चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अब हमारा प्रश्न है कि 6 नंबर की भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मतलब भाषा विकास को प्रभावित कौन कौन सा कारक है, उसका क्या असर पड़ता है, आइए उसके बारे में हम लोग आसानी से समझते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, अब जानते हैं कौन है। बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए भाषा विकास परम आवश्यक है। अगर बच्चे का आप संपूर्ण विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी तरह से ये विकास करे, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चे की जो भाषा है वो शानदार होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भाषा के बिना ना तो बालक कुछ समझता है और ना ही अपने संवेग दिखाता है। मतलब जब तक वो भाषा को समझेगा नहीं तब तक वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर क्या चल रहा है, संवेग का अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर किस प्रकार का आपके लिए भाव है, वो उस चीज़ को नहीं दिखा पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो हिंदी पढ़ता है और आप उसके सामने अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं और वो अंग्रेजी नहीं समझता है, तो आपकी बात को तो वो समझेगा नहीं, और नहीं समझेगा तो फिर वो अपने फीलिंग्स को, अपने मनोविज्ञान को आपके सामने कभी रख ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चा भाषा को सीखे और भाषा को सीखकर आपकी भाषा को अच्छे से समझ सके। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिनमें से प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला है पारिवारिक स्थितियाँ। सही बात है, कोई भी बच्चा अगर सबसे पहले कोई भाषा सीखता है तो वो अपने परिवार से सीखता है। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की भाषा का विशेष प्रभाव बालक पर पड़ता है। मतलब कि जिस घर में बच्चा जन्म लेगा उस परिवार की क्या लैंग्वेज है, क्या भाषा है, उस भाषा का असर उस बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। बालक के भाषा के विकास में माता पिता की भूमिका सर्वोपरि होती है। बच्चा किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है ये सबसे अधिक निर्भर करता है कि माँ बाप किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर माँ बाप अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चा भी अच्छा भाषा का प्रयोग करेगा, और वहीं गलत तरीके से आप गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो उसी चीज़ का अनुकरण करके उसे सीख लेगा। बालक अपनी माता की गोद में जिस भाषा को सीखता है उसी का नाम माँ की भाषा है। बालक जो गोद में सीखता है माँ की भाषा को, उसको क्या बोलते हैं? माँ की भाषा। माता अपने बालक से जो बातचीत करती है उसे ही बेबी टॉक कहते हैं। बेबी टॉक, टॉक मतलब बातचीत करना होता है, बेबी मतलब बच्चा होता है, यानी अपने बच्चे से जो बातचीत करती है उसी को बेबी टॉक कहा जाता है। पारिवारिक
स्थितियों का अर्थ परिवार का आकार, बच्चों का जन्म क्रम, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति, परिवार की शैक्षणिक स्थिति। मतलब परिवार की स्थिति का अर्थ क्या हुआ कि परिवार का आमदनी क्या है, बच्चों का जो जन्म है वो किस प्रकार हो रहा है, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, समाज में परिवार की क्या पहचान है, और परिवार में कितने लोग किस प्रकार शिक्षित हैं। ये सारा चीज़ निर्भर करता है एक बच्चे के भाषा पर। पियाजे ने अपनी शोध में कहा था कि बड़े आकार के परिवार की अपेक्षा छोटे आकार वाले परिवार के बालक का विकास, भाषा विकास अधिक सफल रहता है। मतलब पियाजे का मानना है कि जो बच्चे छोटे परिवार में होते हैं, मतलब कि जहाँ पे कम लोग होते हैं, कम जनसंख्या होती है, वे बच्चे जो है भाषा का अच्छे से प्रयोग करते हैं, वे बच्चे भाषा विकास में काफ़ी प्रगति करते हैं। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा संख्या वाले परिवार के आते हैं, वे भाषा का अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस परिवार में बालकों की संख्या अधिक होगी, उस परिवार में बालकों और बड़ों के बीच बातचीत कम ही होती है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि एक आदमी के अगर 10 बेटा या बेटी है, तो फिर वो किससे कब और कितना बात करेगा। अगर एक दो बच्चे हैं तो उसे खिला सकता है, उसके साथ मतलब खेल सकता है, बात कर सकता है। लेकिन सभी बच्चों के साथ वो चाहे एक दिन में खेल ले, बोल ले, तो ये कभी होगा ही नहीं। और जब वो किसी से खेलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो फिर वो भाषा का ज्ञान अर्जित कहाँ से करेगा। इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। ब्रॉडी ने लिखा है कि परिवार के पहले बच्चे का भाषा विकास दूसरे, तीसरे एवं चौथे से अधिक होता है। मतलब घर में जो पहला बच्चा जन्म लेता है, उसका भाषा का विकास उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे से अधिक होता है। क्योंकि जब वो पहला बच्चा जन्म लेता है तो अकेले होता है, और अकेले होता है जिसके चलते उसको सब कोई काफ़ी प्यार करता है, उसको समय देता है, तो वो भाषा को जल्दी सीख लेता है। क्योंकि माता पिता का प्रथम बच्चे पर अधिक निगरानी रखते हैं, मतलब बड़े बेटे पे ज़्यादा ध्यान होता है। वैसा नहीं कि छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना है। हरलॉक ने कहा है कि जिस परिवार की सामाजिक और आर्थिक ऊंच होती है, मतलब जो परिवार सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अच्छा हो, उस परिवार के बालक के भाषा विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे परिवार अपने बालकों के साथ बातचीत करना अच्छा समझते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं, जहाँ पे कम लोग होते हैं, तो उनके गार्जियन भी अपने बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चों से बातचीत करेंगे तो हमारे बीच अभिभावक और बच्चे का एक जो सामंजस्य है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा, और इससे बच्चे क्या करते हैं, भाषा विकास में काफ़ी वृद्धि कर लेते हैं। अपने बालक उनके मानसिक विकास हेतु अलग से संस्थानों का प्रयोग करते हैं, पौष्टिक आहार तथा अच्छे विद्यालय का चुनाव करते हैं। मतलब हमें केवल ये नहीं कि भाषा सीखने के लिए केवल बातचीत जरूरी है, भाषा सीखने के लिए पौष्टिक आहार भी चाहिए, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और अच्छे विद्यालय का चुनाव करने का अर्थ हुआ कि वो विद्यालय जहाँ पे काफ़ी अच्छे से लोग बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाया जाता है, बच्चे वहाँ के किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ वो अच्छा माहौल है, तो वहाँ पे बच्चा जब जाएगा कोई भी, तो एक अच्छी भाषा का निर्माण करेगा और अपने भाषा में काफ़ी अच्छा विकास कर सकेगा। शिक्षित परिवार जो अर्थ के दृष्टिकोण से पिछड़ा हो, तो अपने बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, ठीक है, उसके पास अर्थ के दृष्टिकोण से पिछड़ा है, मतलब पैसे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके पास बहुत ही कम धन है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। बालक उनके साथ बातचीत में उन्नत भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब अच्छे भाषा का। बातचीत में लोक कथाएं मतलब कि कोई कोई कहानी, लोकगीत का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बालकों का उन्नत विकास होता है। तो पहला तो था परिवार, अब आ गया पड़ोस, मतलब आसपास। बालक 4 से 5 वर्ष का होते होते पड़ोस में जाना प्रारंभ कर देता है। कोई भी बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है तो वो अपने घर के पास पड़ोस में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर बालकों का सामाजिक अनुक्रिया तीव्र होती है, मतलब इस टाइम में बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से सामाजिक होने लगते हैं, मतलब उनके मित्र बढ़ने लगते हैं, उनके दोस्त बढ़ने लगते हैं, वो उनमें खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास तेज़ी से होने लगता है। कोई भी बालक पड़ोस के बालकों का अनुसरण करता है, यह अनुसरण उसकी भाषा पर पूर्व प्रभाव डालता है। मतलब कहने करते कोई भी बालक है, अगर कोई अच्छा बोलता है तो बच्चा उसकी भाषा को सीखने का प्रयास करता है, और उस भाषा का उस बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
हरलॉक के अनुसार भाषा के विकास में अनुकरण का विशेष प्रभाव होता है। अनुकरण मतलब देखकर किसी चीज़ को सीखना। तो हरलॉक बताते हैं कि अगर कोई भाषा सीखना होता है तो किसी को बोलते हुए उसके भाषा को सीखने का जो प्रयास होता है वो विशेष प्रभाव डालता है। तुतलाना, हकलाना आदि प्रकार के भाषा त्रुटि पड़ोस से ही सीखता है। जैसे कहने का अर्थ है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी को मतलब चिढ़ाने के लिए तुतलाने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा है अगर वो तुतलाता है तो उसको चिढ़ाने के लिए लोग जानबूझकर तुतलाते हैं। धीरे धीरे वो तुतलाते तुतलाते खुद तुतलाना शुरू कर देते हैं। होता है ना, जैसे कोई बच्चा कहता है कि मुझे बाजार जाना है, तो बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं मुझे बदाल जाना है, मुझे बदाल जाना है, वहाँ तो मिठाई ताना है, तो ये तुतला रहा है, ठीक है ना। और हकलाना का अर्थ समझते हैं आप लोग, जैसे किसी बात को बोलते हुए रुक जाए। जैसे कह रहे मैं बाजार जा मतलब रुक जाए, वो बोल ही नहीं पाए तो वो हकलाना होता है। तो इस प्रकार का त्रुटि जो है बच्चा वो कहाँ से सीखता है, अपने पास पड़ोस से ही सीखता है। किसने बताया था? हरलॉक ने। तीसरा कारण है खेल और खेल के साथी। बच्चे का समय खाने और पहनने के सिवा खेल में या खेल के मैदान में ही बीतता है। सबको पता है कि बच्चे खाना खा लें, कपड़ा पहन लें तो सीधा खेलना चाहते हैं। जिस प्रकार के खेल का मैदान होगा, खेल संबंधी भाषा का प्रयोग उसी प्रकार का होगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट से संबंधित भाषा का ही प्रयोग करेगा। कोई हॉकी खेल रहा है तो हॉकी से संबंधित भाषा का ही प्रयोग करेगा, तो उसमें भी भाषा का विकास होता है। अब गुल्लिक जो बताते हैं, गुल्लिक एक मनोवैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि बच्चे को अच्छे खेल तथा अच्छे साथियों के बीच रहने की प्रेरणा दें। मतलब हमेशा ये कोशिश करें कि आपके बच्चे जो खेल खेल रहे हैं वो खेल अच्छा हो, और उनको प्रेरणा दें कि तुम्हें किस प्रकार का खेल खेलना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। गंदा खेल बच्चे को खेलने की सलाह नहीं देना चाहिए। चौथा कारण है भाषा की संख्या। बालकों को भाषा में उन्नत बनाने हेतु एक साथ कई भाषाओं का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक साथ आप किसी भी बच्चे को बहुत सारा भाषा सिखाना शुरू कर देंगे तो बालक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसका मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या सीखूं। बालक के समूल विकास मातृभाषा सबसे उन्नत है। मतलब अगर भाषा का विकास करना है किसी बच्चे में ना, तो उसको कोशिश कीजिए कि वो मातृभाषा सीखे। मतलब वहाँ की जो भाषा है, उस राज्य की, उस जगह की जो भाषा है, उसको अच्छे से वो सीखे। मातृभाषा के पूर्ण होने पर ही किसी दूसरी भाषा को प्रेरित करना चाहिए। मतलब बच्चा जब अपना भाषा पूरी तरह से सीख जाए तब जाके उसे दूसरी भाषा आप सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि जब वो अपना भाषा ही नहीं सीखता है तो वो अब दूसरी भाषा को सीख ले, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और लास्ट है 5 नंबर, विद्यालय और शिक्षक। उसके पहले मैकार्थी ने लिखा है कि जिन बालकों को सबसे पहले मातृभाषा सिखाई जाती है उस बालक का भाषा विकास समुचित होता है। मतलब स्टार्टिंग में जिस बच्चे को आप भाषा का ज्ञान देंगे तो आगे चल करके वो भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब माहिर व्यक्ति हो जाता है। और पांचवा कारक है विद्यालय और शिक्षक। बालकों के शिक्षक आदर्श होते हैं। मतलब कोई भी बच्चा अपने शिक्षक को आदर्श मानता है। मतलब वो समझता है कि उसके शिक्षक से ज़्यादा जानकार कोई है ही नहीं। बालकों की भाषा विकास पर शिक्षक की भाषा का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी जो शिक्षक हैं वो क्लास में किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं, बच्चे उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपने टीचर का नकल करता है। अगर अच्छा टीचर कुछ बोलता है तो उसका भी नकल करेगा, बुरा करेगा तो उसका ही बोलेगा। तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि हम क्लास में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो उचित है या नहीं। यदि विद्यालय के शिक्षक भाषा के प्रयोग में निपुण हो, भाषा का उच्चारण सही हो, तो उस विद्यालय के बालक का भाषा विकास बेहतर होगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा पर ध्यान दें। तो ये थे 5 कारक भाषा विकास को प्रभावित करने वाले। 7 नंबर प्रश्न है कि चिंतन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। मतलब चिंतन की प्रकृति क्या है। तो कहेंगे चिंतन वह प्रक्रिया, यहाँ पे मिस्टेक से चिंता हो गया, चिंतन कर लीजिएगा, कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चिंतन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की सुषुप्त अवस्था अर्थात सोते समय अभिक्रियाशील रहती है। मतलब व्यक्ति अगर सोया भी हो तो भी उसका चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है। ये कहलाता है चिंतन की प्रकृति। अब कहेंगे कि सोते हुए कैसे सोचते हैं, तो देखिए जिस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं और उस चीज़ को करने में आप लग जाते हैं तो आपके सोने के बाद भी वो दिमाग में चलते रहता है। अब कहने का अर्थ देखिए, चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता का अर्थ होता है कि बेवजह ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना
जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और चिंतन का अर्थ होता है कि आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और समस्याओं का क्या समाधान है उसके बारे में सोचते हैं, तो ये चिंतन होता है। तो हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। पहला है कि चिंतन के द्वारा हम घटना या प्राप्त सूचनाओं को नवीन रूप में परिवर्तित कर स्वयं ज्ञान के लिए सहायक बना सकते हैं। दूसरा है कि चिंतन का उद्भव एक समस्या से होता है और यह कई चरणों में चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है कि कोई भी चिंतन जो स्टार्ट होता है, किसी न किसी समस्या से आदमी सोचता है और उसको पूरा करने के लिए वो कई चरणों को पूरा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके मन में आखिर आया होगा ना कि शिक्षक बनना है तो इसके लिए क्या करना होगा। आप उसके बारे में चिंतन किए होंगे, सोचे होंगे, तभी तो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये चिंतन हो गया। चिंतन के द्वारा ही हम समस्या का समाधान करते हैं। और आपको पता है कि जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आप एक शिक्षक बन जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ आ कहाँ से रहा है? तो वो आपके सोच से, आपके चिंतन से आ रहा है। चिंतन संकल्पना एवं तर्क जैसी मानसिक समस्याओं पर निर्भर करता है। चिंतन किस पर निर्भर करता है? संकल्पना एवं तर्क जैसी मानसिक समस्याओं पर। 8 नंबर प्रश्न है, भाषा दोष क्या है? दोष मतलब होता है कमी, मतलब भाषा में क्या कमी है। बालक द्वारा स्वयं यंत्रों पर नियंत्रण न रखने के कारण भाषा दोष उत्पन्न होता है। मतलब बच्चे जब अपने इंद्रियों पर, अपने शब्द पर ध्यान नहीं रख पाएंगे, कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, तो उनकी भाषा में दोष आ जाएगा, उसके भाषा में कमी आ जाएगी। भाषा दोष के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है ध्वनि परिवर्तन। दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण। मतलब अगर आपके भाषा में कमी है तो हो सकता है कि ध्वनि परिवर्तन, मतलब कि आप कभी तेज बोलते हैं, कभी धीरा बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी बहुत धीरा बोलते हैं, तो ये कमी है। अस्पष्ट उच्चारण, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण आपसे अच्छे से नहीं हो रहा है। जैसे कहा जाए कि निम्नलिखित लिखा था, आप पढ़ते हैं नीमनी, निम्नलिखित, तो ये क्या है? अस्पष्ट उच्चारण है, तो ये आपकी कमी है। तुतलाना, तुतलाना भी क्या है? भाषा दोष है। हकलाना, वो भी भाषा दोष है। और तीव्रता स्पष्ट वाणी, और किसी बात को तेजी से बोलना, जैसे कहे मैं जदपुर जा रहा था, खाना खा रहा था, तो ऐसे आपको नहीं बोलना है, सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए। तो तीव्रता स्पष्ट वाणी भी क्या है? भाषा दोष है। अब है संकल्पना। संकल्पना, चिंतन का प्रमुख तत्व संकल्पना है। चिंतन का प्रमुख तत्व क्या है जी? संकल्पना है। संकल्पना के अंतर्गत आता है मिठास, खट्टा, क्रोध, भय आदि लक्षणों की बात की जाती है। अगर जब भी बात है संकल्पना की, तो समझ जाइए कि बात हो रही है किसी भावना की। मतलब मीठा क्या है? आप देख थोड़े ना सकते हैं, मीठा को महसूस करते हैं, खट्टा, क्रोध, भय सबको महसूस करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जब एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होने लगता है, डरने लगता है, या किसी प्रकार का कोई भी फीलिंग शरीर के अंदर पैदा होता है, तो एड्रेनलिन के होने के कारण। तीसरा है ज्ञान का क्रमबद्ध एवं रूप संकल्पना जैसी मानसिक संरचना के द्वारा प्राप्त होती है। तर्क, तर्क मतलब हो गया पूछताछ। तर्क, अनुमान द्वारा उत्पन्न तर्क चिंतन का मुख्य पक्ष है। अगर आप किसी चीज़ का अनुमान लगाकर कोई तर्क करते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो वो चिंतन का पक्ष है। दूसरा है तर्क के आधार पूर्ण होने के कारण तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष और निर्णय लिए जाते हैं। और तीसरा है आगमन और निगमन, ये 2 प्रकार के तर्क होते हैं। तो तर्क कितने प्रकार के? आगमन और निगमन। 11 नंबर है समस्या समाधान। आज के युग में प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है और उन समस्याओं का समाधान हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुका है। सही बात है, हर व्यक्ति के जीवन में रोज कोई ना कोई समस्या आता ही रहता है और फिर उस समस्या का हम समाधान भी कभी ना कभी खोज लेते हैं। ये भी मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि अगर समस्या हमारे जीवन में है तो कभी न कभी हम उसका हल भी ढूंढ लेते हैं, बस उसके लिए प्रयास करना जरूरी होता है। 1 नंबर दे रहा है कि चिंतन के द्वारा हम मस्तिष्क को केंद्रित कर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने दिमाग को स्थित, मतलब केंद्र पर स्थिर कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, आपको उसका समाधान कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दूसरा है अधिसूचक नियम या रिस्क ऑफ थंब के अनुसार व्यक्ति अन्वेषणात्मक मामले में समस्या समाधान के लिए किसी नियम और विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब रिस्क ऑफ थंब ने अपने अधिसूचक नियम में बताया था कि व्यक्ति अगर किसी नए चीज़ की खोज कर रहा है तो उस मामले में समस्या समाधान के लिए वह नियम और विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। वो कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी विचार
का प्रयोग कर सकता है किसी नए चीज को बनाने में। 12 नंबर है सृजनात्मक चिंतन। ये भी एक प्रकार का चिंतन है। इस चिंतन को अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है संपूर्ण विश्व के सभी आविष्कारों और खोजों का परिणाम सृजनात्मक है। और तीसरा है कलाकार, संगीतकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कोई भी सृजनात्मक विचारक हो सकता है। सृजनात्मक मतलब क्या होता है? किसी नए चीज का खोज करना। तो कलाकार भी कई जो होते हैं, संगीतकार, लेखक, नए नए चीजों का खोज करते हैं, तो वो उसके भी विचारक हो सकते हैं। तो ये है सृजनात्मक सिद्धांत। अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है चिंतन। अभी तो हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार, उसके विशेषता, हर एक चीज को समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा ये लंबा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है, सब चीज को समझना इसी में है। पहला है चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब मन में होने वाली एक प्रक्रिया है चिंतन, जो सभी प्राणियों में निहित होती है। ऐसा नहीं केवल मनुष्य में, सभी जीवों में होता है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है। कुछ लोग बताते हैं कि वातावरण से जो सूचना मिलता है मन में, वही एक प्रकार का चिंता है। दूसरा है किसी ने इसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना है, जो किसी समस्या तथा समस्त समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य या बीच में होता है। मतलब कुछ लोग करना है कि समस्या आएगा और समाधान खोजने के लिए जो आदमी सोचता है वो चिंतन है। सिल्वरमैन के अनुसार, यहाँ पे सिल्वरमैन एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्र द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। तो सब मिला के बात यही कि चिंतन क्या है, कि जब हमारे सामने कोई समस्या आए तो उसका समाधान करना ही चिंतन होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है चिंतन के उपकरण या साधन। मतलब क्या उपकरण है, क्या साधन। तो पहला उपकरण है प्रतिमा। प्रतिमा मतलब होता है इमेज, फोटो। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो देखते हैं एवं सुनते हैं, जो करते हैं, सभी के आधार में विकसित होता प्रतिमा होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी चीज को देखकर ज्यादा सीखता है। जैसे आप किसी बात को अभी जैसे सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो आपको याद रहेगा, लेकिन सब बात याद नहीं रहेगा। आप कुछ करेंगे तो उसमें भी कुछ बात भूल जाएंगे, लेकिन इस चीज को देखेंगे ना तो दिमाग में फिट हो जाता है। दूसरा है भाषा। चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चिंतन करेंगे तो मन ही मन में आप जो भाषा का प्रयोग, कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं ना, कि मन में कौन सा भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार की आंतरिक भाषण है, माने मन में देने वाली एक भाषण है। फिर है तीसरा संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, अवधारणा या नियम। चिंतन से व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के संप्रत्यय का प्रयोग करता है। प्रत्येक वस्तु या घटना एक संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है, जो चिंतन में मदद करता है। चौथा है प्रतीक एवं चिन्ह। चिन्ह समझते हैं ना, प्रतीक, किसी चीज का पहचान। प्रतीक एवं चिन्ह है बोरिंग, लैगफील्ड एवं बेल्ट ने लिखा है, ये तीन मनोवैज्ञानिक है, बोरिंग, लैगफील्ड और बेल्ट ने लिखा है कि प्रत्येक चिन्ह मोहरे एवं गोटियां हैं। प्रत्येक चिन्ह, प्रतीक एवं चिन्ह, यहाँ पे प्रतीक नहीं प्रतीक होगा, प्रतीक एवं चिन्ह मोहरे एवं गोटियां हैं, जिसके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। मतलब जो होता है ना लूडो छक्का, जिसको पासा भी बोला जाता है, तो उसमें जो प्रतीक होता है वो मोहरा होता है और चिन्ह गोटी होता है, जिससे एक महान खेल खेला जाता है। किसने कहा था? बोरिंग, लैगफील्ड और बेल्ट ने। उसके बाद है सूत्र यानी फॉर्मूला। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। मतलब जब हम मैथ का सवाल बनाते हैं, साइंस का सवाल बनाते हैं, तो हर सवाल में हम ज़्यादातर प्रयोग सूत्र के करते हैं। इनमें गणित और विज्ञान के सूत्र आते हैं। किसके सूत्र आते हैं? गणित और विज्ञान के। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला चिंतन है स्वली चिंतन। स्वली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को व्यक्त करता है। स्वप्न चित्र स्वली चिंतन का उदाहरण है। मतलब कि व्यक्ति रियल में कुछ ना हो, बट मन में सोच रहा हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, अगल बगल नौकर चाकर हैं, मैं राजमहल में हूँ, और मतलब अपने आप को बहुत अच्छा जो व्यक्त करे सपनों में, उसको स्वली चिंतन बोलते हैं। और उसका उल्टा होता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, सत्य। तो यथार्थवादी चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है।
कि वास्तव में क्या है। सपना छोड़ दीजिए, रियल में अब क्या है, वही यथार्थवादी चिंतन है, और व्यक्ति को यथार्थवादी चिंतन ही करना चाहिए। फिर है अभिसारी चिंतन या निगनात्मक चिंतन, दो नाम है इसका, अभिसारी और निगनात्मक। इस चिंतन में कोई व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई दिए गए सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार के चिंतन प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांकी चिंतन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए मात्र एक ही विधि का प्रयोग किया जाए, किसी दूसरे तरीके को न अपनाया जाए, और उसी विधि से समस्या को दूर करने का प्रयोग किया जाए, तो वो कहलाता है अभिसारी चिंतन या निगनात्मक चिंतन। लेकिन इसका उल्टा होता है अपसारी चिंतन। इसमें क्या होता है कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है, मतलब अलग अलग तरीके से सोचता है कि एक समस्या को हम कौन कौन से तरीके हैं, अलग अलग तरीके जिससे उसको दूर कर सकते हैं। इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति की समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने पर विचार करता है, और व्यक्ति सोच पाता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो अपसारी में अलग अलग समस्या का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन अभिसारी में एक ही तरीका यूज किया जाता है। फिर है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। मतलब कोई समस्या है तो उसमें अपनी तरफ से कुछ नया चीज़ सोच करके, कुछ नया करके अपनी समस्या को दूर कर ले, तो वो है सृजन। सृजन मतलब होता है निर्माण करना। और चौथा है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब होता है शिकायत करना। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण एवं दोष को परख कर लेता है। मतलब कोई भी समस्या है उसका समाधान मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये है, तो उसका पहले पता करना होता है कि क्या गुण है और क्या दोष है। बिना उसको समझे आप उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाल फिलहाल का न्यूज़ है कि बाबा रामदेव कोरोनिल दवा लाए हैं कोरोना के लिए, लेकिन क्या वो कितना सही है कितना नहीं है, तो उसके लिए आयुष मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है। तो ये आलोचनात्मक चिंतन हो गया। अगला प्रश्न है कल्पना क्या है। कल्पना मतलब किसी चीज़ को हम मन में जो सोचते हैं वो कल्पना होता है। तो कल्पना एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत, अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय, की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। कल्पना क्या है जी, एक मानसिक जोड़ तोड़ है। फिर राय बर्न के अनुसार, राय बर्न क्या कहते हैं कल्पना के बारे में, देखिए कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं, प्रतिमा मतलब क्या होता है फोटो, का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको पूर्व अनुभव द्वारा किसी ऐसी भावना का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैकडूल बताते हैं, मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यानी कल्पना जो है वो दूरस्थ वस्तु, दूरस्थ मतलब कि दूसरे जगह बहुत दूर हो जो, उसका संबंध ही क्या है, चिंतन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कल्पना की विशेषताओं का वर्णन करें। तो कल्पना की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है मानसिक प्रक्रिया। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, यह सदा ही चलती रहती है, मतलब कभी रुकती नहीं है। जब तक हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि हमारे मानसिक शक्ति क्या है, हमारे मन का पावर क्या है, उसका जब तक हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो क्या समझ पाएंगे कि हमारा जो मानसिक विकास है वो किस स्तर तक हो रहा है। पूर्व अनुभव, दूसरा है पूर्व अनुभव मतलब पहले का अनुभव। कल्पना के लिए एक धरातल की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना को सहायता देता है, अतः कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है। मतलब कहने का अर्थ है किसी ऐसे जगह पे आप कल्पना कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जहाँ मतलब आप काम कर चुके हैं, जिसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका कल्पना का पूर्व अनुभव है। तीसरा है प्रतिमा चयन। प्रतिमा मतलब वही फोटो, मूर्ति। मानव मन बड़ा विचित्र है, वह अपनी रुचि एवं पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क में प्रतिमा के रूप में स्थायी बनाता है। फिर है सृजन शक्ति। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। मतलब कल्पना का जो शुरुआत होता है और अंत वो सृजन के लिए होता है, किसी नए चीज़ को बनाने के लिए होता है। जब हम किसी आधार स्वरूप को मानव हित के लिए तैयार कर देते हैं और स्वरूप प्रदान कर देते हैं तो वह सृजन कहलाता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि कल्पना के प्रकार का वर्णन करें। कल्पना कितने प्रकार के होते हैं। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार के,
पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरा है उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना दो प्रकार के, रचनात्मक कल्पना और दूसरा सृजनात्मक कल्पना या स्वाभाविकता। अगला है इसी में जेम्स ड्राइवर के अनुसार, यहाँ पे ड्राइवर हो गया, ड्रेबर हो गया, ड्रेबर, जेम्स ड्रेबर, वो बताते हैं कि जो कल्पना है वो पहला है ग्राही कल्पना। ग्राही मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर लेना। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना, मतलब नए चीज का निर्माण करने की कल्पना। परिणामवादी कल्पना। चौथा है सौंदर्य बोधी कल्पना। पांचवा है सैद्धांतिक कल्पना। छठा है व्यवहारिक कल्पना। सातवां है कलात्मक कल्पना और आठवां है अनोखी कामना। तो इन सारे ये सभी क्या है, कल्पना है। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है भाषा और चिंतन। आप इसका नोट्स तैयार कर लें और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।